वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा खास। लेकिन आज खास बातचीत होगी, खास चर्चा होगी, क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी हैं और हमारा टॉपिक रहेगा जो आज डिस्कशन का, वो रहेगा जो बांग्लादेश में इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है, स्टेलमेट है और पॉलिटिकल अनरेस्ट आप कह सकते हो, और उसका इफेक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर क्या हो रहा है। और आगे हम और ऐड करेंगे, डॉक्टर साहब को कहेंगे डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसको हम हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल अनरेस्ट ये क्यों आई, क्या कारण है, थोड़ा सा बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं उसको भी रेफर करेंगे। और साथ ही जब हम जो इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं और जिससे हमारा जियोपॉलिटिक्स अफेक्ट होती है, जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी हम आज उस पर भी बातचीत करेंगे। तो मैं जे ओवरव्यू मैंने दिया, जे हमने टॉपिक के जे मैटर, तो मैं सीधा ही डॉक्टर साहब को कहूंगा कि डॉक्टर साहब आप इस पे बात करें जो मैंने ये हेडिंग दिया है, प्लीज। नमस्कार श्रोताओं, जैसे जज साहब ने कहा कि आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश और इंडिया का जो स्टेलमेट चल रहा है और करंट जो जियो पॉलिटिक्स है बांग्लादेश की, और भारत कैसे अफेक्टेड है और कैसे तीस्टा डिप्लोमेसी क्या चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, वाटर शेयरिंग क्राइसिस है उसके बारे में भी बात करेंगे, और हम और बात करेंगे कि क्या पॉलिटिकल इवेंट्स रही हैं पिछले कुछ सालों में कि बांग्लादेश में ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। और शुरुआत हम करेंगे कि 25 दिसंबर 2025 यानी कि आज से 3-4 दिन पहले की बात जो है। एक नया तारिक रहमान जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश खालिदा जिया के सुपुत्र हैं, वो भारत आते हैं अपनी बेटी के साथ, साइमा रहमान, जो कि एक यूके बेस्ड बैरिस्टर हैं, और एयरपोर्ट पे उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। और ये जो स्वागत किया जाता है उसमें ये चीज जाहिर हो गई थी कि अब आने वाले जो फ्यूचर इलेक्शंस में मोहम्मद यूनुस जो इंटरिम एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के, और आईएसआई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनकी जो भारत की एजेंसीज हैं, सब चाहते हैं और वहां के लोग भी चाहते हैं कि शेख हसीना दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बने, और अब जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो एक्टिंग चेयरपर्सन हैं तारिक रहमान, वो इलेक्शन जीत जाएं फरवरी में होने वाले इलेक्शन में, और वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये शुरुआत थी आपके टॉपिक की। और एयरपोर्ट पे उनका जैसे स्वागत किया जाता है और तारिक रहमान वो जो अपनी पहली स्पीच देते हैं, उस स्पीच में काफी गर्मजोशी से काफी बातें की जाती हैं, और एक बात की जाती है कि वी विल नॉट बी यील्डिंग टू अनविलिंग फोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड। इनडायरेक्ट इशारा था कि हम भारत की हेजीमोनी या भारत की दखलंदाजी या भारत की सुपर पावर हम अपने बांग्लादेश के ऊपर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहीं से जियो पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाती है साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो जब साहब कुछ कमेंट्स देंगे फिर आगे चलते हैं। तो जो अराइवल जो और आज जो नया, क्योंकि बांग्लादेश पे हमने पहले भी बात की है स्टेलमेट और पॉलिटिकल, तो जो आपने कहा कि जो तारिक रहमान का आना, और ये बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो चेयरमैन है, और ठीक है इस वक्त इसके खिलाफ करप्शन चार्जेस थे, कोर्ट केस थे, क्योंकि वो जो अवामी लीग पार्टी थी उसके जो पॉलिटिकल जो उसकी रजीम थी उसके दौरान इनके खिलाफ तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी था, और ये एग्जाइल में थे, जिस वर्चुअली बीएनपी के जो चेयरमैन थे, एक्टिंग चेयरमैन थे, क्योंकि उनकी माता जी की जो खालिदा जी हैं उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो स्थिर नहीं थी, वो क्राइसिस उसकी उनका इलाज चल रहा था बांग्लादेश में ही। तो जे कोई कारणों से पॉलिटिकल असाइलम इन्होंने लंदन में इस वक्त और बैरिस्टर हैं वहां रह रहे थे, और इनकी बेटी भी जायमा भी वापस आई है इनके साथ, जो आपने कहा।
तो एक सर्वे भी हुआ है दिसंबर में कि ये जो नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट है, ये जो इंटरनेशनल रिसर्च करते हैं, जो यूएस की एक एजेंसी है, उन्होंने कहा कि ये आने वाली जो नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी ये बीएनपी बनाएगी और तारिक रहमान और उनकी जैमा, उनकी बेटी है, उसका काफी रोल होगा। तो मैं डॉक्टर साहब एक बात कह रहा हूं कि देखिए, इस वक्त मैं थोड़ा हिस्ट्री में भी जाऊंगा, थोड़ी इसी पे करेंगे कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो होता है ना, वैक्यूम के कारण आता है। पॉलिटिकल वैक्यूम जब होता है, जब एक पार्टी, देखिए एलिगेशन क्या थे, शेख हसीना पे अवामी, जो नेशनल अवामी लीग पार्टी है, कि भाई इन्होंने जो इलेक्टोरल प्रोसेस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दी कभी, और जो इनके अपोजिशन में थे, जो एलिगेशंस ऑन रिकॉर्ड हैं, जो मीडिया में है, सोशल मीडिया में और अदरवाइज जो ये बीएनपी वाले कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ, और उससे पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होता है, क्योंकि जो चीफ है अवामी, जो बीएनपी की, ये इसकी हेल्थ कंडीशन डिटेरियोरेट हो गई, और खुद जो चेयरमैन है, जो उसका बेटा है, जो अभी वापस आया है तारिक रहमान, ये एग्जाइल में चला गया। तो वहां पे पॉलिटिकल इसलिए ये ग्रो हुआ, कौन सा, जो एक स्टूडेंट लीडरशिप वहां पे ग्रो हुई, इनार्की जो आई, पॉलिटिकल क्राइसिस आया, वो सिर्फ पॉलिटिकल जो एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, जो बांग्लादेश जो नेशनलिस्ट पार्टी है इसकी, क्योंकि इसका कैडर बेस्ड पार्टी है। और आपको याद होगा डॉक्टर साहब, आपने देखा हो हिस्ट्री में, कभी अवामी लीग पार्टी, नेशनल अवामी लीग पार्टी आती थी हुकूमत में, कभी ये पार्टी बीएनपी आती थी। तो लेकिन पिछले दिनों जो हुआ, वन साइडेड अफेयर रहा, उससे पॉलिटिकल वैक्यूम, जो एलिगेशन है, जो भी है, जो तो लोगों को पता होगा वहां के क्या है क्या नहीं है, हम इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन उसका कारण जो इंटरम प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे लाना मोहम्मद यूनुस का, और जो इंक्लूड करना कुछ डीप स्टेट का वहां पे, ये एक कारण बना है। और जो जनजी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई, वो भी एक पॉलिटिकल वैक्यूम का। तो मेरा कहने का मतलब, ठीक है, इस वक्त भी वैसा ही है, क्योंकि इस वक्त बैन कर दिया किसको, अवामी नेशनल लीग पार्टी को, शेख हसीना को भी वही सिचुएशन है। उसको, इसका भी ट्रायल, बीएनपी का तारिक रहमान का भी ये ट्रायल हुआ था एब्सेंसिया में, और इसको भी जो इसके खिलाफ जो है, जो चार्जेस थे दूसरे है, वो भी उसका, तो वो इसलिए वो नहीं। लेकिन अब शेख हसीना बाहर है, तो ये वाला एक सिचुएशन है कि अब सिंगल दोबारा पॉलिटिकल वैक्यूम आएगा, कौन सा, अपोजिशन। लेकिन इसका आना, जो स्टूडेंट लीडरशिप है, वो वहां पे इनार्की है, वहां पे नॉन पॉलिटिकल लोगों ने उसको, पॉलिटिकल सिस्टम को पकड़ लिया है, उस पर डोमिनेंस कर ली है, वो खत्म हो जाएगी और एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा। हम तो पहले भी हमने कहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, उसकी देखरेख में पहले भी बात की। डॉक्टर साहब, आप अभी, मैं एक आपको क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल फैक्ट बताओ। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बांग्लादेश में क्या होता है क्या नहीं होता है, हम कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसकी जियोपॉलिटिक्स और जो हमारा सिस्टम है, देखिए हम जुड़े हैं जो अपना बांग्लादेश से, हमारा सोशल सोसाइटी भी हमारी एक है, एथनिसिटी है हमारी, और मिनॉरिटी जो कम्युनिटी है, हिंदू क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट है, उनका काफी जो एथनिसिटी बैकग्राउंड इंडिया से है, और एक ही देश था एक टाइम पे, 1971 में ही बना। उसके बारे में और जो पॉलिटिकल, जो हिस्टोरिकल जो कारण है, जैसे तीस्ता का आपने बोला, रिवर का है, ये जो कालादान प्रोजेक्ट है, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बांग्लादेश, जो एक कारण बनता है, इंडिया को अफेक्ट करता है, वहां क्राइसिस हो। जैसे एक 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उसने कहा कि ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। अब ह्यूमन जो इस वक्त जो ह्यूमन से आगे, क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है,
जो पोलिटिकल, तो फिर थोड़ा सा पीछे जाके आप बात करें आगे। श्रोतो, जैसे जज साहब ने कहा कि बांग्लादेश की 1971 जो वॉर हुआ था, तो मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेना की मदद से एक अलग मुल्क तैयार हुआ था बांग्लादेश, और बंग बंधु जिसको कहते हैं हम, शेख मुजीबुर रहमान, और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स थे जो भारत के कैप्टिविटी में थे। और उस वक्त मुझे लगता है अगर इंडिया ने थोड़ा सा और स्ट्रांग रुख अपनाया होता तो 93,000 सोल्जर्स के बदले में हमारी प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल कन्वेंशन से कुछ पीओके का एरिया हम मांग सकते थे, उस वक्त मांग सकते थे, लेकिन नहीं हुआ इसके ऊपर। और अल्टीमेटली हुआ क्या, जिस कंट्री को हम लोगों ने आजाद करवाया 2024 अगस्त से पहले तक वो भारत का सपोर्टर था। भारत की सारी टेक्सटाइल्स, वहां से जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां सारा कपास भारत से जाता है और वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और इसके बाद बांग्लादेश की जीडीपी है भारत की मदद से चल रही थी। और जैसे आपने बताया टेस्टा रिवर जो है हमारा, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज भी हैं, और अब तक ये ठीक चल रहा था, वाटर शेयरिंग अच्छी हो रही थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ रेडिकलाइजेशन होगी वहां पर बांग्लादेश में, और कुछ लोगों को 2004 से पहले इंडिया और बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ हमारी जो दोस्ती पसंद नहीं आ रही थी। उनको लगता था कि भारत अननेसेसरी हमारे इंटरफेरेंस कर रहा है मामलात में, और इसी वजह से जो मूवमेंट हुई है शेख हसीना के खिलाफ 5 अगस्त 2024 को, उसके बाद भारत के साथ रिश्ते खराब होना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों में और गवर्नमेंट में एंटी इंडिया सेंटिमेंट स्टार्ट हो गए। इसका रीजन और भी है, और बांग्लादेश में हिंदूज के खिलाफ राइट स्टार्ट हो गए और काफी हिंदू का माइग्रेशन हुआ। तो श्रोता बताऊं, बांग्लादेश की आबादी इस वक्त 17 करोड़ है, और ये दुनिया की 8th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो 17 करोड़ आबादी में से 1.4 करोड़ हिंदू हैं। तो दे आर द 91% आबादी मुस्लिम्स की है, 8% हिंदूज की है, और 1% बाकी माइनॉरिटीज हैं। और अब तक सब कुछ सुख चैन से था, लेकिन अगस्त 2024 के बाद कुछ राइट्स स्टार्ट हो गए। एक हिंदू कॉलोनीज थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, और कुछ चीजें स्टार्ट हो गई। तो ये चीजें थी भारत की के काफी ज्यादा माइग्रेशन स्टार्ट हो गई। बांग्लादेश बॉर्डर है, बिहार बॉर्डर है, वहां से, तो इसकी वजह से हम लोग अफेक्ट हो गए, डेफिनेटली हमारे स्ट्रेन रिलेशन भी हो गए। इसका मेन कारण बांग्लादेश नहीं था, इसका मेन जो रोल था वो डीप स्टेट का। तो डीप स्टेट का रोल में काफी एजेंसीज आती हैं, आईएसआई भी आती है, पाकिस्तान भी आती है, और यूनाइटेड स्टेट्स भी आता है इसमें, और काफी एजेंसीज हैं भारत की जो भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, और हमारे नेबर्स में इंस्टेबिलिटी पैदा करके भारत को तरक्की के पीछे धकेलना चाहते हैं। तो ये एक किस्म का प्लान है। और जब 17 साल एग्जाइल में रहते हैं लंदन में तारिक रहमान, तो उसके ऊपर काफी इल्जाम थे, और सबसे बड़ी बात थी मोहम्मद यूनुस की सरकार ने आते ही सबसे पहले काम किया, थोड़े दिन पहले की बात है, जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो तारिक रहमान पे सारे केस वापस ले लिए गए। और सबसे बड़ी बात है 2004 का एक ग्रेनेड ब्लास्ट है जिसमें काफी लोग मर गए थे, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने बताई थी, लेकिन वो भी केस वापस हो गए। यानी कि एक रास्ता तैयार किया गया जानबूझ के कि तारिक रहमान आए और आके यहाँ सत्ता संभालें। तो जैसे आपको मैंने आपको बताया, जैसा कुछ बोलेंगे फिर आप थोड़ी ज्योग्राफी के बारे में बात करें। बिल्कुल। तो आपने जो देखिए, ये इंटरनल मामला है, सॉवरेन बांग्लादेश है, कंट्री है, उसका अपना एक जुडिशियल फ्रेमवर्क है, वहां पे जुडिशरी अपनी है। अगर किसी पे कोई केस बनता है, कोई केस वापस लिया जाता है, हमें ये कहिए कि भाई बांग्लादेश में पॉलिटिकल जो क्राइसिस है जल्दी खत्म हो, इलेक्शन हो और अच्छी गवर्नमेंट हो और कैडर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ये बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ये कैडर बेस्ड है। और ये जो एक टाइम पे हमारे पास लीडरशिप कोई नहीं थी, जिनका जैसे देखिए क्या हुआ, किलिंग हुई, जो आपका एक हिंदू को जला दिया, ब्लास्फेमी का उसको रेफरेंस देके, जो भी रेडिकलाइज्ड लोग हैं उन्होंने। तो दूसरा क्या था, जो दीपू चंद्रदास था, दूसरा एक स्टूडेंट लीडर,
उसको भी हादी को, उसको भी आपने शरीफ उस्मान हादी, अगर ये जो शरीफ उस्मान हादी को आपने, उसको भी वहां पे किलिंग हुई ब्रॉड डे लाइट में, तो असेलेंट का आज तक पता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि पॉलिटिकल वैक्यूम होता है। और जो इंटरम जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस है, जो आपने कहा डीप स्टेट का रेफरेंस, तो वो क्या होता है, वहां पे एनार्की रहेगी, पॉलिटिकल क्राइसिस रहा। मुझे लगता है जो अराइवल है रहमान का, कैसे आए क्या नहीं है, जी कोई और एक और भी जो मैंने कहा इंटरनेशनल जो यूएस बेस्ड एजेंसीज हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी कि इसको जे वापस हुकूमत में आ सकता है, अपनी गवर्नमेंट बना सकती है बीएनपी। तो मेरा ये मसला है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैं थोड़े से ये कारण क्यों बना और हम क्यों इफेक्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में, जो इंटरनल होता है, लेकिन उसका एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है। जैसे आपने कहा हिंदू जो माइग्रेशन हो रही है एक, और उसका क्या हो रहा है, ये सारे इंट्रूडर कहां जा रहे हैं, पहले भी जा रहे हैं, हिस्ट्री है ये, कहा जो हमारी जो नेबरल स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बंगाल जो वेस्ट बंगाल हमारा, इससे क्या होता है, वो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वहां पे जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वहां पे डिस्टर्बेंस एक किस्म का ये करते हैं। बॉर्डर हमारा ये सारा लूज है, क्लोज है ही नहीं है, टाइट है नहीं। तो तीस्ता की आपने बात की, तो जेब और आपने देखा थ्रेट्स देते हैं, कभी स्टूडेंट लीडर दे रहा था जिसकी अभी असेलेंट ने जिसकी किलिंग की, ये जो बैठा है बाबा यूनुस, इसने कहा वहां पे कि हम जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं हम इनको अलग कर देंगे। इस किस्म की जो इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं इंडियन का, हमें इम्पैक्ट कर रही है हमारी पॉलिटिक्स से। तो तीस्ता के बारे में डॉक्टर साहब आपको थोड़ा बताना है कि क्या ये बॉर्डर क्राइसिस है, और जो मैं कहता हूं कि हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, पिछले बार आपने बताया था कि हमने अपनी काफी जो एयर डिफेंस सिस्टम जो नीचे जो है हर किस्म की आपने अपना डिफेंस सिस्टम को इंक्रीज किया है, और कालादान प्रोजेक्ट जो है इसको जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है इस 2027 में तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक डॉक्टर साहब बात कहूंगा, आप भी इसमें देखना कि क्या है इसमें, कि जो आपने कहा, देखिए इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अभी आप और जो बांग्लादेश के चाहे हिंदू सिटीजन है, बुद्धिस्ट हैं, जब किसी भी मिनारिटी के हैं, जहां वो एक टाइम पे हमने कहा था कि ह्यूमन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि अगर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे, जहां एक डिमांड रेज करें वहां के जो हिंदू लोग हैं कि भाई आप हमें एक होमलैंड दीजिए, जितनी पॉपुलेशन है उसके एरिया में, और कुछ एरिया में जो इन 5 जो बॉर्डर एरिया है इंडिया के साथ लगता है, उस पे इनको लोगों को रीएलोकेट कर दिया जाए, वहां रख दिया जाए, जो 5 जो हमारी बॉर्डर के साथ लगती है, जैसे 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए और एक हमारा उसके साथ, ताकि बॉर्डर पे हमारे लोग हिंदू पॉपुलेशन हो और एक वो हो, ताकि आने वाला जो ये मैन मेड जो एक क्राइसिस बना देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, रेडिकलाइजेशन वहां पे। और ये एक और बात है, जो बीएनपी है इसका तो हिस्ट्री रही है, तो मुझे लगता है जो फंडामेंटलिस्ट, अब इसकी भी अप्रोच है एज कंपेयर टू जो हमारी अवामी नेशनल प्रोग्रेसिव सोच थी, जो शेख मुजीबुर रहमान, जहां शेख हसीना थी, इसलिए। और इंडिया के साथ कहूंगे, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तब भी शेख हसीना के जो पॉलिटिकल रिलेशन है या डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो अच्छे रहे, और इंडिया ने भी उसको बर्दाश्त किया। तो रेडिकल पॉलिटिकल वाली पार्टी, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री है, उसके साथ सेकुलर इंडिया की डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रह सकते। तो हम कहते हैं कि होमलैंड टचिंग बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, ये एक डिमांड होगी। और ये है, तो डॉक्टर साहब आगे बढ़े। जैसे आपने बताया कि श्रोताओं, जैसे जब ने बताया कि जो अभी जो डिमार्केशन हिंदू आबादी की बात कर रहा हूं, तो इंडिया नेपाल के बाद तीसरा लार्जेस्ट हिंदू डोमिनेटेड एरिया है बांग्लादेश। तो दुनिया में 3rd लार्जेस्ट आबादी हिंदूज की बांग्लादेश में है। तो इनका कुछ जो परसेंटेज है, रंगपुर डिवीजन जो है वहां हिंदूज काफी हैं, और
और चिटागोंग एरिया में। तो जैसे आपने ये दो एरियाज जो हैं ये बॉर्डर के साथ ही लगते हैं, और यहाँ पर अगर जैसे आपका सजेशन है ये है कि यहाँ पर ये कंसंट्रेट हो, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी है वो स्कैटर्ड है ऑल ओवर द बांग्लादेश। इनको रीएलोकेट किया जाए एक सो इससे कुछ होमलैंड जो काफी जो कम्युनल टाइप की वायलेंस हो जाती है वो थोड़ी कम हो सकती है, खत्म हो जाएगी। थोड़ा ये भी कंफर्टेबल फील करें, पीस भी फील मेंटेन होगा कंट्री में। तो श्रोता जैसे आप बताओ, जो बांग्लादेश की ज्योग्राफी भी बड़ी अजीब है, क्योंकि हमारे साथ ऐसी इंटरलॉन्ग्ड है, वहां ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा बेसिन है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करूंगा। तो हमारी बांग्लादेश का जो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न, जो 7 स्टेट्स प्लस सिक्किम, यानी कि 8 स्टेट्स के साथ ये मिलता जुलता है। और ये स्टेट्स आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। और ये जो है एरिया है सिर्फ एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते इंडिया मेनलैंड से लगता है, और वो सबसे नैरोस्ट पार्ट में 22 किलोमीटर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और लॉन्ग इसकी लेंथ है 60 किलोमीटर। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आप, और ये एरिया में बड़े डेंस फॉरेस्ट हैं, हिली टेरेन है, और रिवर का भी एरिया है। जैसे आपको तीस्ता रिवर का कुछ एरिया इसके साथ लगता है। तो इसलिए यहां से बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इन्फिल्ट्रेशन भी इसी एरिया में काफी होती है जंगलों के रास्ते, पर्टिकुलरली जो अनऑथराइज्ड जो लोग भारत में आना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग डिस्कस करेंगे जो 3 मेजर रिवर्स हैं जो इंडिया से बांग्लादेश में जाती हैं। श्रोता आपको बताऊं 54 रिवर्स जो हैं इंडिया से बांग्लादेश में जाती हैं, 54 रिवर्स में, उसमें 3 या 4 महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, हम ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। आगे पहुंच के जमुना तो ब्रह्मपुत्र की टोटल जो लेंथ है 2900 से 3000 किलोमीटर, 2900 टू 3000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये इंडिया से तिब्बत में ओरिजिनेट करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। आपको पता है शिलोंग जो गुवाहाटी है, कैपिटल है असम की, उसके वो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल से किनारे पे है, वहां से ब्रह्मपुत्र दिखती है। तो ये 2 स्टेट से क्रॉस करता हुआ ये बांग्लादेश में चला जाता है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर हमारा कोई झगड़ा नहीं है। बांग्लादेश के गंगा के पानी पे, ब्रह्मपुत्र पानी के ऊपर हमारा कोई खास झगड़ा नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा, लेकिन इसमें फ्लड्स बड़े आते हैं और एग्रीकल्चर पे काफी नुकसान होता है। दूसरी नदी है गंगा नदी, जिसको हम पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। गंगा इंडिया में, पद्मा बांग्लादेश में। ये हिमालयाज में स्टार्ट होती है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से होते हुए ये जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से द्वारा मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जैसे मिलती है वहां इस नदी का नाम मेघना माना है। इसको हम मेघना नदी कहते हैं जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो गंगा के ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एक्सेप्ट एक हमने फरक्का बैरेज बनाया हुआ है गंगा के ऊपर, जिसमें जब ड्राई स्पेल होता है तो पानी बांग्लादेश में कम आता है तो वो लोग काफी शोर मचाते हैं। तो ये उसमें तो अदरवाइज हमारा इंडिया का गंगा का शेयरिंग वाटर ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ, उस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और गंगा की लेंथ आपको पता है 2500 किलोमीटर है गंगा की लेंथ। और अब हम बात करेंगे तीस्ता नदी के ऊपर, जिसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी है, और इसको हम तीस्ता डिप्लोमेसी कह सकते हैं। तो तीस्ता डिप्लोमेसी श्रोता क्या है? तीस्ता डिप्लोमेसी क्या है? हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर विद तीस्ता रिवर, जो कि बिल्कुल इंडिया और बांग्लादेश के बाउंड्री पे है, रिगार्डिंग इरिगेशन, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, और ये लाइवलीहुड है। लाइवलीहुड किसका है? हमारे बंगाल में काफी लोगों का लाइवलीहुड है, और नॉर्दर्न बांग्लादेश में काफी लोगों का इसका जीवन यापन चलता है इसी नदी के। इसीलिए इसके ऊपर काफी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। तो इंडिया में क्या है कि पॉलिटिक्स में, लेकिन प्रॉब्लम अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है। चाइना ने तीस्ता नदी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है 2024 के बाद, और इंडिया में एक बैरेज बनाया है इंडिया में, जिसका नाम है गजो डोबा बैरेज है, जो कि बना हुआ है बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। तो दूसरे बांग्लादेश में भी तीस्ता बैरेज बना हुआ है। तो 2 बांध बने हुए हैं, एक इंडिया में एक बांग्लादेश के ऊपर। तो ये, लेकिन क्या हो रहा है कि चाइना ने $1 बिलियन खर्च करके अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया है और इसको डेवलप कर रहे हैं। लेकिन उसमें भारत को कोई खास खतरा नहीं है, वो उनकी अपनी डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये यूएन कमीशन के सामने एजिटेशन हुआ
तो लोगों ने इसके खिलाफ, इनके फेवर में भी नारे लगाए कि हमें भी ये जो चाइना का प्रोजेक्ट हमने बैक करना है। तो तीस्ता नदी जो है 414 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 305 किलोमीटर एरिया इंडिया में है और बाकी 109 किलोमीटर जो एरिया जो है वो बांग्लादेश में है। तो भारत में ये किस एरिया में इरिगेशन में काम आती है? तो ये तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से, सिक्किम के निकलती है ये, वहां से इसका कैचमेंट एरिया है, काफी एरिया है, और कुछ एरिया वहां से ब्रह्मपुत्र के साथ भी मिलता है इसका। तो वहां से हमारी जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद कलीमपोंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां से गुजरती है, वहां इरिगेशन को देती है ये पानी। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहां पर ये पानी का सप्लाई करती है, फिर कूच बिहार एरिया में जाती है, उसके बाद ये जाके बांग्लादेश में एंटर करती है। और बांग्लादेश में मेनली 2 डिवीजन है, रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में काफी इरिगेशन इसी के ऊपर डिपेंड है और वहां का लाइवलीहुड भी इसी के डिपेंड है। तो आ जाके ये जाके दोबारा जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो जाती है। तो ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र के पास से, सिक्किम के दोबारा ब्रह्मपुत्र में चली जाती है, लेकिन ये बीच का 414 किलोमीटर एरिया है, काफी इरिगेशन इस पे डिपेंड है। तो इसलिए ये तीस्ता डिप्लोमेसी भारत और बांग्लादेश के बीच में आज तक कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई, वाटर एग्रीमेंट कभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि इसके ऊपर हर वक्त चर्चा रही है। एक हुआ था एग्रीमेंट जिसमें 37% जो शेयरिंग बांग्लादेश को देनी थी, 37% इंडिया को देनी थी, लेकिन उस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। श्रोताओ, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। जैसे मैंने बताया 54 रिवर्स जो हैं बांग्लादेश में जाती हैं, लेकिन इसमें डिस्प्यूट सिर्फ तीस्ता नदी के ऊपर है, जिसको हम तीस्ता डिप्लोमेसी भी कहते हैं। सिमिलर टू जैसे पाकिस्तान में है, आपको पता होगा 6 नदियां भारत से जाती हैं, 3 नदियां जम्मू कश्मीर से जाती हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, जिसपे प्राइमरी कंट्रोल इंडिया का है, लेकिन उसमें कुछ हक पाकिस्तान का भी है उसका इरिगेशन प्रोसेस के लिए। लेकिन अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने चिनाब का पानी रोका और इसको चिनाब डिप्लोमेसी, वाटर डिप्लोमेसी कहा गया, और पाकिस्तान ने काफी शोर मचाया। और 3 और नदियां जो पंजाब से जाती हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, इनका एक्सक्लूसिव अधिकार इंडिया के पास है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत तीस्ता रिवर का जो इसको साथ आपने जोड़ दिया, जो इंडस वाटर ट्रीटी हमारी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, और उसने कहा, और एक और बात कही कि बांग्लादेश की इलेक्शंस कई बार इन्फ्लुएंस होती है, फूड सिक्योरिटी की बात होती है वहां पे, और जो सारी पॉपुलेशन जो तीस्ता रिवर के जो बेसिन एरिया में जहाँ इर्द गिर्द लोग हैं, वो सारी इरिगेशन जो इसी रिवर से होती है, जो उनकी क्रॉप्स के कल्टीवेशन है, ये आपका जो आपकी बात से लगता है। अब हम अगर ये इस किस्म का क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस रहा, और BRI जो आपने प्रोजेक्ट किया, रोड इनिशिएटिव चाइना का है, चाइना अपनी डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, तो इंडिया को मुझे लगता है तीस्ता रिवर पे कंसंट्रेट करने से पड़ेगा। तीस्ता जो डिप्लोमेसी है ना, रिवर डिप्लोमेसी, ठीक है, इसमें ये जो स्टेट सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट सेंटर है, बंगाल, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसका भी एरिया है उसमें, और जो आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की भी बात की, उनके भी एरिया है। तो इंडिया का भी इंटरेस्ट है, हमें जो बांग्लादेश और इंडिया के, तो ट्रीटी इसको फाइनल करना चाहिए, क्योंकि वाटर जो है, हम डोमिनेंट हेरिटेज में हैं, ये रिपेरियन यूजर हो सकते हैं इनको, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल लॉज है, जो एक प्रिंसिपल ऑफ जो हम कहते हैं कि जो नेचुरल है, पानी जो होता हमारा, ये रोशनी है, जहाँ हवा है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये नेचुरल बेस से आते हैं। लेकिन जो डोमिनेंट हेरिटेज पे होगा, जो ऊपर होगा, जो आगे पानी छोड़ेगा, उसको भी अपना पहला उसका हक भी बनता है, नो डाउट ही हैज टू। तो इसमें मुझे लगता है इंडियस वाटर ट्रीटी जैसा, जे इंडस वाटर ट्रीटी में तो वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है, और जे जब भी कोई हुकूमत बनती है, क्योंकि इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है, जो भी गवर्नमेंट आने वाला वक्त में आती है, तो इसमें तीस्ता रिवर की जो एक एग्रीमेंट, जहां एक ट्रीटी जे फाइनलाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, और अगर जो क्राइसिस इस किस्म का रहता है, जो इस किस्म है, जब इलेक्शन
में गवर्नमेंट जो आती है, जो भी आती है, हम तो यही कर रहे हैं बीएनपी आएगी। अगर ये इंडिया के साथ फिर जो रिलेशन है वो कॉर्डियल नहीं रखते, वो जो जैसे इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहां पे स्मगलिंग होती है, और जो इस वक्त डीप स्टेट का इफेक्ट है, जहां पाकिस्तान के जो आपके कार्गो वहां पे पहुंचते हैं और जो रेडिकलाइजेशन होती है, अगर इस किस्म का है तो मुझे लगता है जैसे हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो एक्शन किया था, जो हमारे 3 जो रिवर्स जो जिसका वाटर हम कंट्रोल करते हैं, चाहे ये रिवर 3 जो जम्मू एंड कश्मीर से होके निकलती हैं, जिनका पानी उनको देना एक एग्रीमेंट है, ले उसी किस्म का जो हमने जो एक्शन सिंदूर के वक्त किया है। और अगर जरूरत पड़े तो इंडिया को तीस्ता रिवर के वाटर को भी रेगुलेट करना, कितना देना है कितना है उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं है कि ये वो क्या करेंगे, चाइना के साथ मिलके जब जो BRI सब्जेक्ट जा वहां पे जो अपना इन्फ्लुएंस, और इंडिया को वो टोटली डिपेंडेंट है। हमने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो मार्केटिंग है वो सारी इंडिया में है। अगर ये भी एक बात है तो डॉक्टर साहब ये देखें क्या है, अभी क्या एक्सपेक्ट करते हो आने वाला बांग्लादेश का क्राइसिस स्टेलमेट कैसे खत्म होगा? श्रुतो, जैसे जज साहब ने कहा कि बांग्लादेश का स्टेलमेट तभी खत्म हो सकता है कि फरवरी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाए, और जो भी जीते इलेक्शन, चाहे वो शेख हसीना जीती है या तारिक रहमान जीते हैं, जो लोगों की डिमांड है वो गवर्नमेंट आए। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे BNP की आए, लेकिन उसको भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करने हैं, क्योंकि भारत के साथ संबंध खराब करके उस बांग्लादेश का नुकसान ही है, क्योंकि भारत एक बहुत पुराना उनका ग्लोबल पार्टनर है। और सबसे बड़ी बात है श्रोताओं कि ये सारा कुछ जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो नेपाल में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो श्रीलंका में हो रहा है, जो म्यांमार में हो रहा है, सारा एक डीप स्टेट है। ये डीप स्टेट की तरफ से ये हुआ जा रहा है, क्योंकि भारत ने UN के लिए परमानेंट मेंबर के लिए क्लेम अपना दिया हुआ है, और भारत एक ग्लोबल साउथ का एक लीडर बन के आ रहा है। आपने देखोगे नेपाल में भी वैसा हुआ, नेपाल भी चाइना की तरफ टिल्ट हो गया अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, तो चाइना ने उसको अपनी साइड कर लिया है, डेट ट्रैप पॉलिसी। श्रीलंका में भी जो हबनटोटा सी पोर्ट है वो उन्होंने चाइना को लीज पे दे दिया हुआ है, अब चाइना वहां से इंडिया पे डेट ट्रैप है ना, और इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस कर दी है चाइना ने। पाकिस्तान को ऑलरेडी यूनाइटेड ट्रम्प का चहेता उनका फील्ड मार्शल है, उनका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उनका जो कंबाइंड डिफेंस, अब तो नई पोस्ट दे दी है उसको, कंबाइंड चीफ ऑफ ऑल 3 फोर्सेस। इनफैक्ट क्या है, जो न्यूक्लियर पावर को यूज करने की पावर भी अब उसके पास आ गई है, को दे दी और इम्यूनिटी भी दे दी है। और कल एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था उसका कि 24 दिसंबर को एक डिफेंस फोर्सेस की मीटिंग लेते हैं आसिम मुनीर, और सामने डिफेंस फोर्सेस की मीटिंग जहां पे सिर्फ चीफ जनरल्स बुलाए गए थे, उसमें भी वो बुलेट प्रूफ शीशा लेके बात कर रहे थे। अच्छा, तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का जो है सिनेरियो क्या है, आसिम मुनीर कितना डरा हुआ है, उसको लगता है कभी भी मेरे खिलाफ कू ना हो जाए। एक और बात छोड़ता आपके बात से कहूंगा, जब अमेरिका ने इंडिया पे मार्च में टैरिफ लगाए, उसके बाद सितंबर में 50% टैरिफ कर दिए, जुलाई में हमारा जो ट्रेड है काफी कम हुआ। लेकिन आप हैरान परेशान रहेंगे, इस वक्त जो नवंबर का जो ट्रेड हुआ है, ओरिजिनल टैरिफ से पहले से ट्रेड से भी 3 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स ट्रेड हुआ है। तो ये जब इसको ध्यान से देखा गया, अमेरिका परेशान हो गया, हमने तो ट्रेड किया था कि इनका बंद हो जाएगा, 3 टाइम्स हुआ। क्योंकि क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में पॉपुलर हैं, लोग महंगे दामों में खरीद रहे हैं। तो और जैसे ही लोगों को पता ट्रेड की बातें चल रही थी, वहां के जो जितने स्टॉकिस्ट थे उन्होंने एडवांस में सारा माल मंगवा लिया था, अब वो वहां पर चल रहा है उधर। सिमिलरली भारत ने ऑल्टरनेटिव रूट्स पे दिए। अब भारत क्या कर रहा है, भारत अपना जो सामान है कुछ उन कंट्रीज पे सप्लाई कर रहा है जहां से कोई टैरिफ नहीं है, एक्सपेंशन कर दी है आपने। सिंगापुर है, वहां से अपना माल दे रहा है, और सिंगापुर को जो है
कोई टैरिफ नहीं है, तो वहां से वो कम टैरिफ पे जा रहा है अमेरिका में। इस तरीके से भारत की आंखें खुल गई, उल्टा भारत को ऑल्टरनेटिव रूट्स पता चल गए। तो यानी कि जो अमेरिका का जो टैरिफ वॉर था वो भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, इनफैक्ट एक वरदान ही साबित हुआ कि भारत ने एवेन्यूज ढूंढ डाले हैं ऑल्टरनेटिव सोर्सेस के। तो हम जो आज चर्चा इसलिए कर रहे थे कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी ट्रबल्स की जा रही हैं डीप स्टेट से, वो भारत को ऊपर उठने के लिए रोक रहे हैं। जैसे टैरिफ लगाया गया, जैसे ये हुआ, लेकिन भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। तो भारत की जीडीपी बढ़ रही है, ट्रेड बढ़ रहा है, भारत की आईटी इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, इस जैसे ये हुआ भारत की क्वालिटी इंप्रूव हुई है। जैसे ही टैरिफ बढ़ा, भारत की इंडस्ट्रीज ने क्वालिटी के ऊपर काफी ध्यान दिया। जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें अब वो वर्ल्ड क्वालिटी के बन रहे हैं, और अब इसीलिए उसकी डिमांड बाहर की कंट्रीज में बढ़ गई है। तो बांग्लादेश में जैसे ही अगली हुकूमत आती है फरवरी में, अगर इलेक्शन होते हैं तो, अगर अभी पता नहीं है कि मोहम्मद यूनुस क्या करता है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जो भी हुकूमत आए बांग्लादेश में, उनको भारत और उनके जो स्टेलमेट है संबंध में वो ठीक होने चाहिए, और अच्छे प्रगाढ़ संबंध हो गए तो भारत का एक अच्छा नेबर भी साबित होगा, उसमें भारत का भी फायदा है और बांग्लादेश का भी फायदा। तो डॉक्टर साहब, मैंने जो एक आपकी बात, दो बातें आपकी पकड़ी। पहले एक आपने कहा कि ये जो अवामी नेशनल लीग पार्टी है, वो शेख हसीना जिसकी आपका लीडर है, मैं ये कहता हूं इन शॉर्ट में कि भाई आप जैसे इसके खिलाफ आप केस वापस लिए, जहां जो भी सेंटेंस पार था, कन्विक्शन थी, वो वापस लिया रहमान, तारिक रहमान के खिलाफ, जो बीएनपी का चेयरमैन इस वक्त, मतलब पॉलिटिकल हेड है, आप ऐसे कह सकते हो। ऐसे ही जो है क्या था, उसका भी ट्रायल इन एब्सेंसिया चला था, जजमेंट इन एब्सेंसिया था, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, जहां जैसे आपने कहा ग्रेनेड अटैक ब्लास्ट का था। मैं ये कहता हूं कि जो भी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, और एक दोनों पार्टी, और क्या है, फिर क्या आ जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी कि भाई ये पॉलिटिकल वैक्यूम रहेगा, कंटेस्ट कोई नहीं रहा, सिंगल पार्टी दोबारा आ जाएगी, फिर वही होगा जो फिर दोबारा डोमिनेंस जो डीप स्टेट की रहेगी, आर्मी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर फ्री दोनों पार्टी आ जाएंगे तो शेख हसीना के खिलाफ जो भी जजमेंट्स हुई हैं, इन एब्सेंसियां हुई है, जो कन्विक्शन हुई है, या जो भी केसेस हैं, वो वापस, और जो सेंटेंस कन्विक्शन है वो वापस हो जाए, दोनों पार्टियां, और 12 फरवरी तो इसमें दोनों पार्टी को फुल्ली पार्टिसिपेट कर, ताकि पॉलिटिकल जो एक स्टेलमेट है ये कंटिन्यू नहीं करे, ये इसी में रिजॉल्व हो जाए, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। और हमने तो ये भी कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएन, किसी को भी उसकी देखरेख में हो। तो अगर ऐसा होता है तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सरवाइव करेगा बांग्लादेश में। अदरवाइज अगर दोबारा ये बीएनपी अगर सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में आती है, और बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में आती है, तो एब्सोल्यूट, तो हमने कहते हैं ना, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जैसे हम नहीं कहेंगे, हम तो शेख हसीना के खिलाफ जो एलिगेशन वहां के लोकल्स लगाते हैं, जो जेनजी मूवमेंट हुई, या जो स्टूडेंट लीडरशिप ने वहां पे किया, ऐसा ही आने वाला वक्त, इस वक्त लोग क्या कर रहे हैं, एक बार फील कर रहे हैं कि अभी बीएनपी एक पॉलिटिकल वैक्यूम को, और बिल्कुल ठीक है, आई एग्री, जब इसका रहमान का आना, तारिक रहमान, मैंने ये परसों कहा कि नाउ देयर वुड बी कि कोई एक पॉलिटिकल जिसका कैडर बेस्ड है, ये तो स्टूडेंट लीडरशिप, ऐसे थोड़ी कंट्री की लीडरशिप जहां वो चलती है, इंटर्म हो सकता है। तो हमने कहा कि इन दोनों प्लेयर्स को इक्वल आप लाओ, ताकि ये एक अच्छी गेम, पॉलिटिकल गेम हो, वहां पे इलेक्शन हो फ्री है, और जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर 12 फरवरी से आगे भी इलेक्शन होती है, तो जो एक और आपने बात की, मुझे नहीं लगता कि ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट, जहां को डीप स्टेट जब वो प्रिवेल करेगी कि इलेक्शन को रोक सकती है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वार हो जाएगी, जो सोसाइटियल वार हो जाएगी, टकराव हो जाएगा, और वहां पे फिर बांग्लादेश के भी टुकड़े होने की चांसेस हैं। ये भी एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं रहेगी, जैसे इसको 1971 में बनाया गया, एक देश बनाया गया,
और दूसरी बात आपने जो की क्राइसिस है, तो पाकिस्तान का बिल्कुल जो सिस्टम है वहां पे जो इस वक्त जो आसिम मुनीर की बात की आपने, जी जो बहुत इसको डेंजरस साबित होगा, क्योंकि वहां पे भी ये ठीक है, इन्होंने सिनेरियो जो इंडिया के खिलाफ था पहले पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान देख रहा है, तो इन्होंने एक चेंज की है, डीप स्टेट ने बांग्लादेश की तरफ किया है, लेकिन वहां पे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी जरूरी है। कहां पे भी? पाकिस्तान, क्योंकि नेबरर जो हमारे हैं नेपाल में है, नेपाल वालों ने देख लिया, तो जेएनजी मूवमेंट वहां पे भी उठी, और भूटान है हमारे साथ, म्यांमार है, तो जो भी श्रीलंका में है। टैरिफ की बात आई आपकी, जो आपने टैरिफ की बात, मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ लास्ट में, टैरिफ ने आपने बहुत किया, जब किसी पे पड़ती है तो वो घर वाले कहते हैं, जो बिजनेसमैन होता है, यार और आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ट्रेड रूट्स पढ़ो, और आपके देखो कहाँ हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और हुआ क्या है, अभी एक मैं डॉक्टर साहब बता दूं आपको, ये जो नुकसान किसको है, जो यूएस का कंज्यूमर है। और एक और मैं बता दूं, ये जो सारा आपने कहा कहां से जा रहा है, ये जो आपने कहा कि डिफरेंट माल वहां पे पहुंच है जहां टैरिफ नहीं है, हांगकांग से, कुछ और हांगकांग या जो कंट्री में हमारा अच्छे रिलेशन है, जहां हमारा फ्री ट्रेड होता है, फ्री ट्रेड होता है, वहां से ये यूएस में जाएगा। जा रहा है, यूएस में जा रहा है। और एक और मैं बता दूं, स्मगलिंग भी हो रही है। अगर देखो यहां कहीं भी आप किसी पे ड्यूटी अपना बैंक लगाते हो तो बहुत ज्यादा हाई रेट्स होते हैं किसी आइटम में, तो वहां पे स्मगलिंग भी होती है, तो वहां एक चोर बाजार खड़ा हो जाएगा, और सस्ते दामों में वही चीजें मिलेंगी, इंडियन के प्रोडक्ट है, और इंडियन प्रोडक्ट, और मैं दूसरा ऐड करूंगा चाइनीज प्रोडक्ट की, यूरोपियन कंट्रीज या यूएस, उसके रेट्स जो हैं, प्रोडक्ट का रेट है, वो कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारे दोनों चाइना और इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है, लो कास्ट। और जो ये यूरोपियन कंट्री या जो भी यूएस है, जहां पे मैन्युफैक्चर के लिए प्रेफरेंस है, मेक इन इंडिया, ये भी एक स्लोगन है हमारा। तो अब तो मेक इन इंडिया भी हमने वो जो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट है वो ओपन कर दी है, और लिबरल इकॉनमी हमारी, तो मुझे नहीं लगता आने वाला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक है, नेबरर जो भी हैं हमारे, नेबरर चेंज भी नहीं होते, हमें हमारे इंटरेस्ट में है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हम इनस्टेबिलिटी जो हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं बांग्लादेश का, ये नॉर्मलाइज हो जाए, और वहां पे गवर्नमेंट जे सिस्टम दोबारा रिवाइव हो, और यही होप है, और इसी होप से मुझे लगता है ये काफी आज के लिए, तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।